हम लोग अपने अभी करंट के वीडियो में यूकैरियोटिक सेल्स का सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल वॉल को कंप्लीट किया है। अब इस वीडियो में हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and functions, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. अब क्या बोल रहा है कि वाइल ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि प्रत्येक जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स है, वैसा ऑर्गेनल्स जिसमें कि जो मेम्ब्रेन से कवरिंग है, प्रत्येक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो है वो डिस्टिंक्ट है। किस टर्म में? स्ट्रक्चर और फंक्शन के मामले में सभी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो है वो अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सभी का अलग है। इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स को, कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स को कंसीडर टुगेदर एक साथ कंसीडर करते हैं एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। तो उसको हम लोग ग्रुप करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हेडिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग ये चीज़ समझने का कोशिश करते हैं कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जितना भी सेल में पाया जाता है सब अपने आप में यूनिक है, डिस्टिंक्ट है इन टर्म ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। इसके बावजूद कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स को हम लोग एक साथ ग्रुप करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि एक का फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे का फंक्शन से तीसरा डिपेंडेंट है। तो ये जो है, ये ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनल्स है ये एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो इसी को लेके हम लोग एक इसको बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड होता है, लाइजोसोम्स होता है, वैक्यूल होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सभी अपने आप में एक सेपरेट सेल ऑर्गेनल्स है जिसका अपना डिस्टिंक्ट फंक्शंस है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन ये सभी जो मिल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, वैक्यूल, ये सभी का जो फंक्शन को अगर हम देखेंगे ना तो कोऑर्डिनेटेड है, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसलिए इसको हम लोग इस टॉपिक में सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअली ही सबके बारे में डिटेल से। ठीक है, अब बोला सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of endomembrane system। अब बोल रहा है कि आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स को क्यों छोड़ दिए, उसको भी हम लोग इसी के अंदर पढ़ते। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम्स है, ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, लेकिन इसका फंक्शन जो है ये सब कंपोनेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है, मतलब एक दूसरे में डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए इसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। फिर से बोल रहे हैं हम लोग, एक चीज़ फिर से बोलेंगे कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब सवाल उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम लोग इसमें क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम्स को भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ही क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गया, इसका फंक्शन जो है इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि इन पे डिपेंड नहीं है फंक्शन, इसलिए नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द एबव कंपोनेंट। इसी एबव कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल। इसलिए ये पार्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है,
इसलिए इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, छोड़ेंगे इसको भी नहीं, लेकिन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो बना हुआ है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें हम लोग फिगर में देख सकते हैं एनसीईआरटी में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये हम लोग देख रहे हैं कि किससे अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ये जो डॉट डॉट है ये राइबोसोम है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगा हुआ है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस वाले में राइबोसोम नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये अटैच किससे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इतना कुछ हम लोग इस फिगर से देख के समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा अपना फिगर, ये वही एनसीईआरटी वाला फिगर है। तो इतना, ये तो फिगर को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क और रेटिक्यूलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये चीज़ तो हम लोग को पहले से पता है कि जो सेल का जो डिटेल हम लोग को डिटेल स्ट्रक्चर जो सेल का वो कब दिखना शुरू हुआ या उसके बारे में स्टडी कब शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद। क्योंकि उसके बाद ही हम लोग सेल के अंदर देख पाए और हम लोग को पता चला कि अच्छा इसके अंदर सेल के अंदर ये चीज़ भी होता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम यूकैरियोटिक सेल का स्टडी किए तो हमको पता चला कि उसमें एक नेटवर्क और रेटिक्यूलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, टीनी छोटा छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, छोटा छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है उसका एक नेटवर्क साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है, उसी को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, इसमें मुझे तो कोई डाउट होगा। एक नेटवर्क और रेटिकुलम, रेटिकुलम भी उसी को बोलते हैं, नेट जैसा जो स्ट्रक्चर होता है। ए रेटिकुलम इज ए नेचुरल स्ट्रक्चर दैट रिजेम्स ए नेट और वेव। एक नेट जाल के जैसा, एक वेव के जैसा होता है, जैसे वेन इन ए लीफ, जैसे रेटिकुलेट नेटवर्क हम लोग पढ़े थे लीफ में, पूरा ऐसे करके रहता है, ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा नेटवर्क होता है। और द नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन ए सेल, you can use reticulum for anything in nature with a structure that looks like a net। तो एक नेट के जैसा, एक जाल के जैसा, एक वेव के जैसा टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। Hence, endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, that is the luminal inside the ER and extraluminal cytoplasm compartment। अब देखो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब होता है सेल के अंदर का स्पेस। ये सेल के अंदर का स्पेस है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। जो पूरा स्पेस है सेल के अंदर का, इसको इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। इसको दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांटता है, दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांटता है, 1 और 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में बांटता है। इसको ल्यूमिनल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग ल्यूमिनल कहते हैं, ल्यूमिनल कहते हैं उसके अंदर वाले पार्ट को। और जो बाहर वाला पार्ट उसको तो साइटोप्लाज्म कह ही रहे हैं, उसको तो साइटोप्लाज्म हम लोग कह ही रहे हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग ल्यूमिनल कहते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाला पार्ट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें एक देख लेते किसी फिगर में दिख रहा है क्या। तो
तो वही चीज़ है। तो ठीक है, इसमें कुछ समझने ऐसा कोई डाउट वाला चीज़ तो है नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाले पार्ट को हम लोग ये कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं, और उसके बाहर वाले को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस वाले फिगर में हम लोग देख ही रहे थे कि ये जो इस टाइप से जो लगा हुआ है, इस टाइप से जो लगा हुआ है, ये गोल गोल गोल, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। तो इसी के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे बोल भी रहा है, ये राइबोसोम है। तो ईआर में हम लोग क्या देखते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो अटैच टू द आउटर सरफेस। हम लोग यहाँ पे देखें कि राइबोसोम जहाँ भी लगा हुआ है वो आउटर सरफेस में लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, इनर सरफेस में नहीं लगा हुआ है। तो वही बोलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस, उसके बाहर वाले सरफेस पे लगा हुआ होता है। Endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum। वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम लगा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाले केस में क्या है, राइबोसोम लगा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी है। इसमें राइबोसोम लगा हो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं लगा है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In the absence of the ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum। राइबोसोम नहीं रहता है तो वो ऐसा एपियर स्मूथ एपियर होता है, स्मूथ एपियर होता है, क्योंकि इसमें वो नहीं है, राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ एपियर होता है, इसलिए इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो एक्टिवली किस चीज़ में, उसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना और सीक्रेशन करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम है वो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन है, क्योंकि हम लोग देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगा हुआ है और राइबोसोम का भी मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस है। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना और सीक्रेशन करना। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। ये क्या है, एक तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसका एक्सटेंसिव और कंटिन्यू, उसी का एक तरह से पार्ट समझ लो, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस रहता है विद द आउटर मेम्ब्रेन। देखो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसका ये आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग इसी यही तो आगे बढ़ के ये बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो यही बोल रहा है कि यही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो आउटर कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, उस मतलब वो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, एक्सटेंशन है एक तरह से। तो वही बोल रहा है कि जो आउटर कवरिंग होता है हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी का एक्सटेंशन पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं कि उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। फिगर में भी दिख रहा है, देखो ये है, इसी का ये एक्सटेंशन पार्ट है, इसी का ये क्या है, एक्सटेंशन पार्ट है। जो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर कवरिंग है उसी का ये एक्सटेंशन पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही चीज़ ये यहाँ पे बोला है कि दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या, राइबोसोम तो है नहीं, तो प्रोटीन तो वो बनाएगा नहीं, तो वो क्या बनाता है, वो लिपिड बनाता है। ऐसा भी नहीं कि उसका कोई काम नहीं है, काम है, लेकिन वो क्या बना रहा है, लिपिड बना रहा है। In animal cells, lipid-like steroidal hormone are synthesized in smooth endoplasmic reticulum। अब एनिमल सेल में क्या होता है, एक लिपिड के जैसा ही एक स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, लिपिड के जैसा ही, और वो चीज़ किसके द्वारा बनाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है।
तो यहाँ पे अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म हो गया। अब अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गोल्गी एपरेटस है, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।